गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के इस क्लास में हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स पर कुछ बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको याद होगा, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर अभी पढ़ाया जा रहा है और सरफेस केमिस्ट्री में सारे टॉपिक्स लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। और जस्ट जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करा है वो टॉपिक था कोगुलेशन ऑफ कोलॉइड्स। कोगुलेशन में कोगुलेशन या फ्लकुलेशन जो भी आप उसको कह सकते हैं, तो उसमें हम लोगों ने ये समझा था कि कोई भी कोलॉइड जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और वो बड़ा ही अनस्टेबल होता है। उसकी स्टेबिलिटी के लिए उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट का होना ज़रूरी है। थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट अगर नहीं है तो वो स्टेबलाइज होगा ही नहीं, खास करके लायोफोबिक कोलॉइड्स के केस में। तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ था उस लेक्चर में कि जितने भी कोलॉइड्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं और उनका कोगुलेशन जब उनमें थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हम इंट्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो सेक करके हो, चाहे थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डालकर हो, या किसी भी तरीके का उसमें अगर डिस्टर्बेंस हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो कोगुलेट कर जाता है, प्रेसिपिटेट डाउन हो जाता है, फ्लकुलेट कर जाता है, तो डीस्टेबलाइज हो जाता है। हम इस घटना को कहते हैं कि वो कोगुलेशन है, कोगुलेट कर गया है। और कोगुलेशन कराने के बहुत सारे मेथड्स भी हम लोगों ने पढ़ा था और उस कोगुलेशन में ये पढ़ा कि डेल्टा का फॉर्मेशन कैसे होता है, या जब हम कोई फ्रेश कट जैसे शेविंग करते समय अगर हमारा कहीं कट जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है, तो उस पर हम एलम का इस्तेमाल क्यों करते हैं। या ये भी समझाया था कि जो पानी गंदा पानी होता है, बड़ा ही डर्ट वाटर में जो डर्ट्स होते हैं उसको सेटल डाउन करने के लिए थोड़ा सा उसमें फिटकरी एलम डाल दिया जाता है, जिसके कारण वो सारे के सारे गंदगी जो है जो कि कोलॉइड है और वो सेटल डाउन हो जाते हैं। एक और भी आपने गौर किया होगा कि जैसे यही हमारा ब्लैक बोर्ड है, कभी कभी ऐसा समय आता है कि इस पर जो इंक मैं मिटाता हूँ तो वो वाइप होता ही नहीं है, वो क्लीन होता ही नहीं है। वो इधर से इधर जाके चिपक जाएगा, इधर जाके चिपक जाएगा, मतलब वो क्या है, कोलॉइड है। तो उसको अगर हम साफ़ करना चाहते हैं, सेटल डाउन करना चाहते हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक, हम इसको न्यूट्रलाइज कर दें, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेटर चाहिए। एक इलेक्ट्रिकल प्लेट होता है जो इसके ऊपर हम अगर थोड़ा सा मूव कराएंगे तो उसमें चार्ज होते हैं, तो जो कोलॉइड है तो चार्ज होगा, इवन कि धूल में भी चार्ज होगा, वो सब प्रेसिपिटेट डाउन हो जाएगा। नहीं तो दूसरा, हम इसमें थोड़ा सा साबुन या सर्फ डिटर्जेंट लेके हम इसको धो दें, तो डिटर्जेंट में भी आयंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो आप जानते हैं, और उससे वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कोगुलेट होकर नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो यह जो कोगुलेशन का टेक्निक है वो मैंने आपको समझाया था पिछले लेक्चर में कि कोगुलेशन कैसे कराया जाता है। और कोगुलेशन के कुछ इफ़ेक्ट्स भी हम लोगों ने देखा था कि जहाँ जो दो नदियाँ मिलती हैं वहाँ डेल्टा का निर्माण होता है, या जहाँ नदियाँ समंदर से मिलती हैं वहाँ भी डेल्टा का निर्माण होता है। तो बहुत सारी बातें हम लोगों ने समझा था और कोगुलेशन के बारे में बात कर लिए थे। एक और भी टॉपिक उसमें समझ लिया था कि अगर कोई लायोफिलिक कोलॉइड है तो वो बड़ा ही अनस्टेबल है, वो निश्चित रूप से बड़ा ही स्टेबल है कंपैरेटिवली लायोफोबिक कोलॉइड्स के, तो उसका कोगुलेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वैसे लायोफिलिक कोलॉइड्स के कोगुलेशन के लिए हमें कुछ स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल करने होते हैं। और उस स्पेशल टेक्निक में मैंने ये समझाया होगा आपको कि जो लायोफिलिक कोलॉइड्स है उसको अल्कोहल के साथ थोड़ा सा बॉयल कर देंगे, ताकि लायोफिलिक कोलॉइड्स के ऊपर जो प्रोटेक्टिंग शीथ होते हैं, एक लेयर होता है प्रोटेक्टिंग लेयर, वह लेयर टूट जाए और फिर हम उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डाल के जब उसको गर्म करेंगे, उसको बॉयल करेंगे, तो वो कोगुलेट हो जाएगा। तो लायोफिलिक कोलॉइड्स का कोगुलेशन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसका भी मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। अब बात रही प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। प्रोटेक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ कोलॉइड? The colloid which is very highly unstable, and the highly unstable colloid, as we have already discussed that the lyophobic colloids are the highly unstable colloids, and a very small disturbance may cause the coagulation in the lyophobic colloids. So we have to protect the lyophobic colloid from coagulation. Is it clear? मैंने ये कहा कि अभी हम जो लायोफोबिक कोलॉइड्स की बात करते हैं वो अनस्टेबल है, लायोफिलिक कोलॉइड्स के मुकाबले वो अनस्टेबल है। तो हमें करना क्या है कि उस अनस्टेबल को थोड़ी सी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। क्लास की शुरुआत में जब मैंने कोलॉइड शुरू किया होगा पढ़ाना, उस समय बताया होगा कि लायोफिलिक कोलॉइड्स आर नोन एज द प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स because a small amount of lyophilic colloids are added in the lyophobic colloids to protect the lyophobic colloids from coagulation.
So the lyophilic colloids are also known as the protective colloids. तो प्रोटेक्टिव कोलोइड्स बहुत सारे, ये इसका इस्तेमाल भी किया जाता है, जैसे आइसक्रीम है उसमें जिलेटिन डाला जाता है प्रोटेक्टिव कोलोइड्स के रूप में, जैसे मिट्टी सॉइल पार्टिकल्स जो नदियाँ बहा के लाती है उसमें ह्यूमस होता है जो प्रोटेक्टिव कोलोइड होता है। तो प्रोटेक्टिव कोलोइड हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में, नेचर में, या हम जो भी लायोफोबिक कोलोइड्स बनाएंगे, सपोज कीजिए कि हमने गोल्ड सॉल्ट बनाया, हमने एंटीमनी सॉल्ट बनाया, हमने अर्जाइडोल सिल्वर सॉल्ट बनाया, तो इन सारे के सारे सॉल्ट जो है वो लायोफोबिक है, अनस्टेबल है। उनको स्टेबलाइज करने के लिए हमें थोड़ी सी लायोफिलिक कोलोइड्स का अमाउंट उसमें डालना पड़ेगा ताकि उनका कोगुलेशन ना हो पाए और वो स्टेबलाइज हो जाए। तो हमें यहाँ उसको खुल के समझ लेना है कि कोलोइड्स के प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है और हम वो कैसे करेंगे, कोलोइड्स का प्रोटेक्शन मतलब लायोफोबिक कोलोइड्स को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि लायोफोबिक कोलोइड्स आर हाईली अनस्टेबल, ये सभी लोग जानते हैं, शुरू से जानते हैं, हाईली अनस्टेबल एंड इवन स्मॉल डिस्टर्बेंस may cause coagulation, वो कोगुलेट हो जाएगा। जैसे जितने भी मेटल सॉल्ट्स हैं, मेटल सॉल्ट्स ये लायोफोबिक होते हैं, लायोफोबिक कोलोइड्स होते हैं। तो इनका कोगुलेशन बड़ा आसानी से हो जाएगा, बहुत जल्दी इनका कोगुलेशन हो जाएगा, बहुत जल्दी ये अनस्टेबल हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएगा। तो हम उसको, जैसे सपोज कीजिए कि सिल्वर सॉल है, सिल्वर सॉल को हम अर्जाइरोल कहते हैं और अर्जाइरोल का इस्तेमाल आई लोशन के रूप में किया जाता है। आँख में अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उसमें सिल्वर सॉल का इस्तेमाल किया जाता है। या एंटीमनी सॉल, काला जार की एक दवा है एंटीमनी सॉल, तो अगर हम उस सॉल को स्टेबलाइज नहीं करेंगे तो वो तुरंत कोगुलेट हो जाएगा, डीनेचर्ड हो जाएगा, उसका जो मेडिसिनल इफेक्ट है वो समाप्त हो जाएगा। तो हमें उसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा। वही मैंने लिखा कि मेटल सॉल्ट्स जो होते हैं वो लायोफोबिक होते हैं और लायोफोबिक होते हैं इसलिए अनस्टेबल होते हैं। तो इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, रिक्वायर्ड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम कोगुलेशन। इनको कोगुलेशन से प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, ये कोगुलेट न हो जाए इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। और प्रोटेक्ट करने के लिए आपको पता ही है कि हमें करना क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलोइड्स में डाल देना है जिससे कि इनका प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलोइड्स, small amount of lyophilic colloid is added to such lyophilic colloids to protect them। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम थोड़ा सा लायोफिलिक कोलोइड्स उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे हमारा एक गोल्ड सॉल है, गोल्ड सॉल यह एक लायोफोबिक कोलोइड है, लायोफोबिक कोलोइड है। अगर इसमें थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड मिलाया जाएगा तो कोगुलेशन हो जाएगा, कोगुलेशन टेक्स प्लेस। जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो कोलोइड पर जो चार्ज होगा, सपोज कीजिए कि पॉजिटिव चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट के नेगेटिव आयन को एब्जॉर्ब करके और वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और न्यूट्रलाइज होते ही वो सेटल डाउन हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो
तो ये कोगुलेशन हो जाएगा। तो हमें इस कोगुलेशन को रोकना है। टू प्रिवेंट दिस कोगुलेशन a small amount of gelatin a lyophilic colloid is added। इसको कोगुलेशन से बचाने के लिए लायोफिलिक कोलॉइड जिलेटिन इसमें डाला जाता है। तो जिलेटिन जो हुआ यहाँ, जिलेटिन, इसको हम प्रोटेक्टिंग कोलॉइड कहेंगे। यह एक प्रोटेक्टिंग कोलॉइड हुआ, लायोफिलिक कोलॉइड है, यह एक प्रोटेक्टिंग कोलॉइड हुआ। तो हमें इसमें प्रोटेक्टिंग कोलॉइड का इस्तेमाल करना होगा। तो जिलेटिन हम इसमें डालेंगे, और जिलेटिन डालने का काम, हमारा मकसद क्या है, इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कोगुलेशन से। तो जब आप इसमें जिलेटिन डालेंगे तो वो इसको प्रोटेक्ट कर देगा। जिलेटिन के जगह पर हम अगर कोई दूसरा लायोफिलिक कोलॉइड भी डालेंगे तब भी प्रोटेक्शन होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अनदर लायोफिलिक कोलॉइड, अनदर लायोफिलिक colloid than gelatin can be used as the protecting colloid, protective colloid। मैं ये आपको बता दूं कि हम दूसरे किसी लायोफिलिक कोलॉइड्स का भी इस्तेमाल यहाँ प्रोटेक्शन के लिए कर सकते हैं। तो दूसरे किसी कोलॉइड का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत मान लीजिए 3 4 5 को, जैसे स्टार्च हुआ, एल्बुमिन हुआ, जिलेटिन हुआ, गम एरेबिक हुआ, इन सब का इस्तेमाल हम लायोफिलिक कोलॉइड्स के रूप में कर सकते हैं। यहाँ एक बात सोचने वाली है कि अगर हम डिफरेंट लायोफिलिक कोलॉइड्स इस्तेमाल करते हैं तो डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ द लायोफिलिक कोलॉइड्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द गिवन अमाउंट ऑफ गोल्ड सॉल्ट। ये समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि अगर हम 5 मिलीग्राम जिलेटिन डाल देते हैं तो गोल्ड सॉल्ट प्रोटेक्ट हो जाता है, तो 5 मिलीग्राम हम स्टार्च भी डालेंगे तो प्रोटेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। सभी लायोफिलिक कोलॉइड्स के अलग अलग अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी हमें प्रोटेक्शन के लिए। तो हमें करना क्या है, अब उसके अमाउंट्स जो होंगे वो उसके प्रोटेक्टिंग पावर पे डिपेंड करेगा। हम अभी इस पर बात करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि different amount of different लायोफिलिक कोलॉइड्स, different लायोफिलिक कोलॉइड्स will be required for protection of the given amount of gold salt, gold salt। मतलब अलग अलग अगर हम कोलॉइड, लायोफिलिक कोलॉइड इस्तेमाल करते हैं तो उसके अलग अलग अमाउंट्स की ज़रूरत पड़ेगी किसी खास गोल्ड सॉल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसी को एक्सप्रेस करने के लिए जिग्मोंडी, नाम पहले भी आपने सुना होगा, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बनाया था इन्होंने। जिग्मोंडी इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड नंबर to express the protecting power,
पावर ऑफ ए लायोफिलिक कोलॉइड्स। लायोफिलिक कोलॉइड्स के प्रोटेक्टिंग पावर को एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने गोल्ड नंबर इंट्रोड्यूस किया कि गोल्ड नंबर के टर्म में हम किसी भी कोलॉइड्स के प्रोटेक्टिंग पावर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप समझते हैं कि डिफरेंट लायोफिलिक कोलॉइड्स have the different protecting power, डिफरेंट लायोफिलिक कोलॉइड्स का प्रोटेक्टिंग पावर भी डिफरेंट होगा और उसको हम एक्सप्रेस करेंगे किस टर्म में, गोल्ड नंबर के टर्म में। तो गोल्ड नंबर जो है, गोल्ड नंबर इज द एक्सप्रेशन ऑफ the protecting power of a लायोफिलिक कोलॉइड। लायोफिलिक कोलॉइड के प्रोटेक्टिंग पावर को एक्सप्रेस करने का ये एक तरीका है। डिफिनीशन है कि द अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड, अमाउंट ऑफ द लायोफिलिक कोलॉइड in milligram required to protect, हमको प्रोटेक्ट किसको करना है, गोल्ड सॉल को। हमें गोल्ड सॉल को प्रोटेक्ट करना है किससे, 10 milliliter of gold salt from coagulation on adding 1 ml of 10% of NaCl solution। ध्यान दीजिए, हमें 10 मिलीलीटर गोल्ड सॉल लेना है, 10 ml गोल्ड सॉल लेना है और उसमें 1 मिलीलीटर 10% NaCl मिलाना है। तो निश्चित रूप से ये गोल्ड सॉल लायोफोबिक कोलॉइड है, NaCl के डालने से ये कोगुलेट होगा। तो इस कोगुलेशन से बचाने के लिए हमें इसमें जितना लायोफिलिक कोलॉइड डालेंगे ताकि कोगुलेशन ना हो, हम उसी अमाउंट को कहेंगे गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर जो है अलग अलग लायोफिलिक कोलॉइड का अलग अलग होगा। गोल्ड नंबर जो है वो क्योंकि सबका पावर अलग अलग होगा तो सबका अमाउंट भी अलग अलग होगा। यहाँ से एक कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं कि गोल्ड नंबर जो है वो अगर ज़्यादा है, इसका मतलब ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब प्रोटेक्टिंग पावर उसका कम है। हम यहाँ इस बात को लिख देते हैं कि प्रोटेक्टिंग पावर of a लायोफिलिक
कोलोवाइड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा गोल्ड नंबर के, गोल्ड नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। किसी लायोफिलिक कोलोवाइड का जो प्रोटेक्टिंग पावर है वो गोल्ड नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। गोल्ड नंबर ज़्यादा होने का मतलब है कि ज़्यादा अमाउंट चाहिए प्रोटेक्शन के लिए, और इसका मतलब है कि उसका पावर कम है, तभी नहीं ज़्यादा अमाउंट चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ कुछ डाटा है कि कुछ हम लायोफिलिक कोलोवाइड और उसका गोल्ड नंबर आपको समझाते हैं। लायोफिलिक कोलोवाइड्स और उसका गोल्ड नंबर, जैसे जिलेटीन है एक लायोफिलिक कोलोवाइड, जिलेटीन लायोफिलिक कोलोवाइड। हीमोग्लोबिन एक एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन एल्बुमिन, एल्बुमिन एक प्रोटीन है जो अंडे में पाया जाता है। गम एरेबिक स्टार्च डेक्स्ट्रीन, गम एरेबिक स्टार्च और डेक्स्ट्रीन। डेक्स्ट्रीन एक पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है। जिलेटिन का वैल्यू है 0.005, 0.0052 0.01 इसका गोल्ड नंबर है। हीमोग्लोबिन का 0.03 टू 0.07, एल्बुमिन का 0.1 टू 0.2, 0.1 टू 0.2, गम एरेबिक 0.15 टू 0.25, 0.15 टू 0.25, स्टार्च का 20 टू 25, 20 टू 25 और डेक्स्ट्रीन का 6 टू 20। ये जो डाटा है इसका मीनिंग समझिए। इसका यह मतलब हुआ कि सबसे कम अमाउंट अगर हम जिलेटिन का डालते हैं तो प्रोटेक्शन हो जाएगा। गोल्ड सॉल में, गोल्ड सॉल कितना होना चाहिए? 10 मिलीलीटर गोल्ड सॉल है हमारे पास, और उस गोल्ड सॉल में हम 1 मिलीलीटर 10% सोडियम क्लोराइड मिला रहे हैं, और तब भी वो कोगुलेट न करे, इसके लिए हमें जिलेटिन का 0.005 टू 0.01 ग्राम के आसपास डालना, मिलीग्राम के आसपास डालना होगा। ये सब कुछ सारा डाटा दिया हुआ है। इसको आप देख कर ये समझ सकते हैं कि सबसे कम प्रोटेक्टिंग पावर जो है वो स्टार्च का है। स्टार्च अगर आप डालते हैं गोल्ड सॉल में तो ज़्यादा स्टार्च का अमाउंट चाहिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। उसका प्रोटेक्टिंग पावर सबसे कम है, किसका? स्टार्च का। तो स्टार्च का इसलिए गोल्ड नंबर सबसे ज़्यादा है। तो हमने आपको ये समझाया कि ये गोल्ड नंबर जो है वो किसी भी लायोफिलिक कोलोवाइड्स का प्रोटेक्टिंग पावर को एक्सप्रेस करता है। हम किसी गोल्ड सॉल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ गोल्ड सॉल को प्रोटेक्ट करने की बात हुई। हम ऐसा नहीं कि केवल गोल्ड सॉल को ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि प्रोटेक्टिंग पावर सबसे ज़्यादा जिलेटिन का है। तो अगर हम किसी दूसरे लायोफिलिक कोलोवाइड्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो इन सबों में सबसे आसानी से हमको किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए? जिलेटिन का इस्तेमाल करना चाहिए, इसी को प्रेफरेंस देना चाहिए। अब हमें ये समझना है कि मैकेनिज्म क्या है, प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म क्या है, कैसे वो प्रोटेक्ट करता है। मैकेनिज्म ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक कोलोवाइड। लायोफोबिक कोलोवाइड को प्रोटेक्ट करता कैसे हैं, इस मैकेनिज्म को हमें समझना चाहिए। हम अगर इस मैकेनिज्म को समझ ले तो यह बेहतर होगा। तो हमने आपको जब शुरू किया था कोलोवाइड पढ़ाना, और उसमें क्लासिफिकेशन जब पढ़ाया था लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलोवाइड, तो वहाँ ये बात बताया था कि जो कोलोवाइडल पार्टिकल्स होते हैं, जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स होते हैं,
उनको डिस्पर्सन मीडियम से कोई एफिनिटी नहीं होती है। लायोफोबिक कोलॉइड्स के केस में जो लायोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं उनको उससे एफिनिटी नहीं होती है, वो नहीं चाहते हैं कि वो डिस्पर्सन मीडियम में जाएं, डिस्पर्सन मीडियम में वो मिक्स हो। तो हम ये कह सकते हैं कि लायोफोबिक कोलॉइड्स repel the molecules of DM, वो जाना नहीं चाहते। इसका यह मतलब हुआ, इट मीन्स नो सॉल्वेशन ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड्स टेक्स प्लेस। सॉल्वेशन का मतलब आपको पढ़ाया हुआ है मैंने कि सॉल्वेंट जो डीएम के मॉलिक्यूल्स हैं वो अगर उस डीपी के मॉलिक्यूल्स को चारों तरफ से सराउंड कर ले तो वो कहलाएगा सॉल्वेशन। तो यहाँ सॉल्वेशन नहीं होगा क्योंकि उनसे उनको एफिनिटी है ही नहीं, कोई एफिनिटी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ड्यू टू लैक ऑफ एफिनिटी बिटवीन डीपी एंड डीएम, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के बीच में जो एफिनिटी है उसकी कमी के कारण द लायोफोबिक कोलॉइड्स आर अनस्टेबल। लायोफोबिक कोलॉइड जो है वो अनस्टेबल है, वो कोगुलेट हो जाता है क्योंकि उनके बीच में कोई एफिनिटी है ही नहीं, होती ही नहीं है। तो हमें करना क्या है, अगर उन दोनों के बीच में हम अगर एफिनिटी एस्टेब्लिश कर दें, अगर उनको हम एक प्रोटेक्टिंग लेयर बना दें उनके ऊपर, कोगुलेशन में होता क्या है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो है, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं कोलॉइड्स के, वो सब एक पास आ जाते हैं, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना देते हैं, ग्रेविटेशन के कारण सेटल डाउन हो जाती है। यही तो कोगुलेशन में होता है। अगर हम उनको पास आने ही नहीं दें तो कोगुलेशन नहीं होगा। तो हमें वही करना है और यहाँ लायोफिलिक कोलॉइड्स भी वही करता है। ड्यूरिंग कोगुलेशन molecules of DP come closer to each other and get associated to settle down। वो सेटल डाउन हो जाते हैं, सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास आ जाते हैं। पास आने से वो बड़े हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे और नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। ये बात होती है। लायोफिलिक कोलॉइड्स जो होते हैं, बताया था मैंने कि सॉल्वेशन ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड टेक्स प्लेस इजीली, आसानी से सॉल्वेशन हो जाता है। ठीक है। When a small amount of लायोफिलिक कोलॉइड is added to the लायोफोबिक कोलॉइड, जब हम लायोफोबिक कोलॉइड में डालते हैं
लायोफिलिक कोलॉइड को देन ए प्रोटेक्टिव शीथ या प्रोटेक्टिव लेयर कह सकते हैं ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड around the lyophobic colloid is formed। एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो बन जाता है लायोफोबिक कोलॉइड्स के चारों तरफ। सपोज कीजिए कि यह लायोफोबिक कोलॉइड है, तो इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शीथ बना देता है। ये लायोफोबिक कोलॉइड हुआ। और इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दिया, प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द लायोफोबिक कोलॉइड। लायोफोबिक कोलॉइड के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दिया। अब यह प्रोटेक्टिव लेयर बहुत सारे लायोफोबिक कोलॉइड को पास आने से रोकेगा और इसको कोगुलेट नहीं होने देगा, और इस तरह से प्रोटेक्शन हो जाएगा। वो कोगुलेट होगा ही नहीं, प्रोटेक्टेड हो गया। तो हम ये कह सकते हैं इन दिस वे the lyophobic colloids are prevented to come closer to each other and hence from coagulation तो कोगुलेशन से भी उनको वो छुटकारा मिल जाता है, वो कोगुलेट नहीं हो पाते हैं। तो यही मैकेनिज्म है प्रोटेक्शन का। कोई भी लायोफोबिक कोलॉइड कैसे प्रोटेक्ट होता है, इसके बारे में मैंने आज चर्चा कर दी कि ये कोगुलेशन से प्रोटेक्शन का हमारे पास जो मेथड है वो मैंने बताया, गोल्ड नंबर समझाया, और कैसे होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया है। तो हम ये प्रोटेक्शन की बात करते हैं। जैसे सवाल पूछा जाता है इन आइसक्रीम जो है, आप समझ गए होंगे, आइस में पानी हुआ, क्रीम में वाइल हुआ आइसक्रीम। तो पानी और वाइल तो एक दूसरे के दुश्मन होते, वो कभी मिक्स होंगे ही नहीं। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें जिलेटिन मिलाया जाता है। आइसक्रीम जिलेटिन इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट। मिल्क में, या यूं कह दीजिए इन सॉइल, ह्यूमस, नाम सुना ही होगा आपने, ह्यूमस इज प्रेजेंट एज द प्रोटेक्टिंग कोलॉइड। ह्यूमस इन मिल्क कैसीन is present as the protecting colloid। मतलब ये समझ लीजिए कि जितने भी लायोफोबिक कोलॉइड्स हैं जो अनस्टेबल होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई न कोई लायोफिलिक कोलॉइड्स उसमें होते हैं। अगर वो नेचुरल है तो नेचर ने बनाया हुआ है, और अगर वो मैन मेड है तो हमें उसमें डालना पड़ेगा, अदरवाइज वो कोगुलेट कर जाएगा, डिस्टेबलाइज कर जाएगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा और अपने सारे के सारे फंक्शन को वो खो देगा।
तो इसलिए हमें उसको प्रोटेक्ट करने की निहायत ही ज़रूरत पड़ती है। तो ये बात हुई कि कोलॉइड्स को हम कैसे प्रोटेक्ट करें। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इमल्सन। इमल्सन पर हम आते हैं, और इसमें मुझे लगता है कि दो टॉपिक बच गया है कि इमल्सन है और एक इसका एप्लीकेशन बहुत बड़ा। जब जितना चीज़ पढ़ा है हम लोगों ने इस चैप्टर में, उन सबों को एक साथ पिरोने की, माला में पिरोने के लिए हम इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और उसमें ये भी समझाएंगे आपको कि बारिश कैसे होती है, बादल कैसे बनते हैं, कुहासा कैसे लगता है, कोहरा कैसे लगता है, बादल फटने का क्या अर्थ है। ये सारी की सारी बातें हम समझेंगे, लेकिन पहले हमें इमल्सन समझ लेना है। तो आइए हम इमल्सन को देखते हैं। तो एक टॉपिक है इसमें इमल्सन। तो इमल्सन के बारे में पहले से भी समझते हैं हम लोग। इमल्सन को पहले से भी जानते हैं, पहले से डिस्कस कर चुके हैं इमल्सन पर। इमल्सन एक तरह का कोलोइडल सिस्टम है जिसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही लिक्विड होते हैं। और हमारा जो सबसे कॉमन नेचुरली अकरिंग इमल्सन हमारे सामने होता है वो है मिल्क। इसके बारे में सभी लोग जानते भी, मिल्क देखा भी है हम लोग, उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज को जानते भी है, पहले भी पढ़े हैं। तो इमल्सन में मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह भी एक कोलोइडल सॉल है, ए कोलोइडल सॉल in which both the components say dP and dm are liquid। dP एंड dm दोनों जिसमें लिक्विड हो उसको हम इमल्सन कहेंगे, इज इमल्सन। चूंकि इमल्सन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इमल्सन इज ए कोलोइड, और कोलोइड क्या है, दैट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो टू immiscible liquids can form emulsion। इमल्सन जो है वो दो इमिसिबल लिक्विड ही बना सकता है। अगर दो मिसिबल लिक्विड हुए तो वो इमल्सन नहीं बना सकता है, क्योंकि वो तो होमोजीनियस मिक्सचर बना देगा। तो इसलिए हम हमेशा ये कहेंगे कि दो इमिसिबल लिक्विड्स जो होंगे वही इमल्सन बना सकते हैं, मिसिबल लिक्विड से इमल्सन नहीं बनेगा। तो सपोज कीजिए टू इमिसिबल लिक्विड्स हैं, टू इमिसिबल लिक्विड्स हैं हमारे पास, ए एंड बी, दोनों इमिसिबल है। तो निश्चित रूप से जब इनको आप मिलाएंगे तो ये एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे, दोनों का अलग अलग लेयर रहेगा। सपोज कीजिए कि हम अगर पानी में थोड़ा सा मिट्टी तेल डालते हैं तो वो मिक्स नहीं होंगे, दोनों के लेयर दो लेयर बन जाएंगे, अलग अलग रहेंगे वो। तो हमें लेकिन ऐसा तो करना नहीं, हमें उसको डिस्पर्स्ड करना है पूरे मीडियम में। तो इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, एक ऑप्शन है हमारे पास, ए एंड बी आर सेकेंड vigorously, मतलब उसको बुरे तरीके से सेक किया जाए, खूब मिक्स किया जाए, तो हो सकता है वो डिस्पर्स्ड हो जाए और तब हमें इमल्सन में। लेकिन खतरा है दोनों ही केस में कि जैसे ही उसको छोड़ दीजिएगा थोड़ी देर में वो सेटल डाउन हो जाएगा, पहला। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि बाई एडिंग देम इन अ कोलोइडल मील,
इसको एक कोलॉइडल मील में डाल दीजिए, नोन एज होमोजेनाइजर। होमोजेनाइजर एक कोलॉइडल मील है जिसमें दो इमिसिबल लिक्विड्स को डालेंगे और उसको अगर हम चला देंगे, मिक्सर ग्राइंडर समझ लीजिए, तो वो दोनों मिक्स हो जाएंगे और डिस्पर्स हो जाएंगे और हमें एक कोलॉइडल, एक इमल्सन मिल सकता है। लेकिन दोनों ही केस में जो इमल्सन बनेगा, द इमल्सन सो फॉर्म्ड will be settled down after some time। जैसे ही उसको छोड़ दीजिएगा, जब तक मिक्स कर रहे हैं तब तक तो वो डिस्पर्स्ड रहेगा और इमल्सन बना रहेगा, लेकिन जैसे ही उसको छोड़ दिया जाएगा वो सेटल डाउन हो जाएगा, दोनों का दोनों लेयर, दोनों के दोनों कंपोनेंट्स अलग हो जाएंगे, तो उस केस में वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए इमल्सन जो होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। इमल्सन्स आर हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। मिल्क जो है वो हमारा एक नेचुरली अकरिंग इमल्सन है, लेकिन आप तो देखते होंगे कि मिल्क जो सेटल डाउन नहीं होता है, उसको बहुत देर तक छोड़ भी दिया जाता है तभी सेटल डाउन नहीं होता है, जब तक कि उसमें थोड़ा सा नींबू का रस या कोई विनेगर या कोई इलेक्ट्रोलाइट न डाल दिया जाए। कहा भी जाता है कि आप दूध पीने के बाद नमक न खाएं या दूध के साथ नमक का इस्तेमाल न करें। उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न यही है कि दूध जो है वो इमल्सन है और नमक जो है सोडियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो अगर क्लोराइड में इलेक्ट्रोलाइट जाएगा तो कोगुलेशन हो जाएगा, वो दूध कहते हैं ना हम लोग आम भाषा में दूध फट जाना, तो ऐसी कोई बात हो जाएगी। इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं कि अगर दूध के साथ हमको नमक खाना हो या कोई खट्टा चीज़ खाना हो, अचार खाना हो, नींबू का रस खाना हो, तो हम अवॉइड करते हैं। उसका कारण यही है कि वो मिल्क जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा, अनस्टेबल है, वो कोगुलेट हो जाएगा, इसलिए हम उसको अवॉइड करते हैं। तो यहाँ बात हुई कि इमल्सन बहुत अनस्टेबल है, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए, टू स्टेबलाइज इमल्सन, some external agents are required, some external agents are required, known as emulsifying agent, emulsifying agents और इमल्सीफायर्स, या उसका दूसरा नाम है इमल्सीफायर्स, इमल्सीफाइंग एजेंट या इमल्सीफायर। तो हमें इमल्सन को स्टेबलाइज, इमल्सन जब कभी हम बनाना चाहते हैं तो इमल्सन में हमें थोड़ा सा एक एक्सटर्नल सब्सटेंस का भी इस्तेमाल करना होगा जो उस इमल्सन को स्टेबलाइज करेगा और उसको हम इमल्सीफाइंग एजेंट्स कहते हैं। जो इमल्सन बनाने का प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन, प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन, इमल्सन इज द इमल्सिफिकेशन, उसको हम लोग इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम इमल्सन बनाना चाहते हैं तो हमें लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी प्लस एक इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्सिफायर, अगर हम इसको सेक करेंगे तब जाके हमें इमल्सन मिलेंगे, तब जाके हमें इमल्सन मिलेंगे। मैंने पहले ही बता दिया है शुरू में ही कि इमल्सन जो है वो दो इमिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है।
दो इमिसिबल लिक्विड्स का। खैर इसकी बात हम करेंगे, इस पर चर्चा भी करेंगे। तो हमने आपको कहा कि एक इमल्सिफाइंग एजेंट की ज़रूरत हमें पड़ेगी। इमल्सिफाइंग एजेंट करता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। रोल ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट का रोल क्या है? आप जनरल बात समझ लीजिए कि दो लोगों में बहुत दुश्मनी है। सपोज कीजिए कि दो लोग हैं एक्स और वाई, दोनों में बड़ी दुश्मनी है। दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, एक दूसरे के घर नहीं जाते आते हैं। लेकिन अगर उनके बीच में कोई वार्तालाप करानी हो, उनसे बात करानी हो, तो बीच में का कोई एक मीडिएटर होता है जो अपने घर पे दोनों को बुलाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के घर नहीं जा सकता है, तो दोनों को अपने घर पे बुलाता है, बीच में खुद बैठता है। एक साइड एक पार्टी एक्स को बैठाया, दूसरी साइड वाई को बैठाया और उनके बीच में बात होती है, उनके बीच में मशवरा होता है। ठीक वही रोल यहाँ प्ले करता है एक इमल्सिफायर। इमल्सिफायर क्या करता है कि वो दोनों मिक्सिबल लिक्विड्स के बीच का जो इंटरफेस है उसको घटा देता है, मतलब सरफेस टेंशन को घटा देता है। और जब सरफेस टेंशन को घटा देगा तो दोनों के बीच का असल या उस समय भी वो दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, लेकिन वो जो इमल्सिफायर है वो दोनों एंड पर एक दोनों को पकड़े हुआ रहता है, जिससे वो डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। इसको मैं एग्जाम्पल से आपको दिखाता हूँ। तो ये कहना है कि एन इमल्सिफाइंग एजेंट reduces the surface tension between dp and dm। इन दोनों के बीच के सरफेस टेंशन को वो घटा देता है। जनरली प्रोटीन्स, गम एरेबिक, एल्बुमिन, सोप, etc. are used as इमल्सिफायर के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। कह सकते हैं ए लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन with polar groups are the emulsifiers। सपोज कीजिए हम साबुन की बात करते हैं। सपोज soap is used as an emulsifier। साबुन का इस्तेमाल इमल्सिफायर के रूप में हमने किया है। तो साबुन क्या है? C17H35 COONA, सोडियम एस्टियरेट, यही है साबुन। तो इसमें CONA प्लस ये माइनस, ये नॉन पोलर पार्ट हुआ, ये नॉन पोलर पार्ट हुआ और ये पोलर पार्ट हुआ,
निश्चित रूप से दो इमिसिबल लिक्विड्स जो होंगे उसमें से एक पोलर मॉलिक्यूल होगा, दूसरा नॉन पोलर होगा। ऐसे कहिए ना कि एक वाटर होगा तो दूसरा आयल होगा, यही दोनों इमिसिबल होते हैं। दो आयल हमेशा मिसिबल होते हैं, दो वाटर का सैंपल हमेशा मिसिबल होगा। तो हमें यहाँ पर जो दो कंपोनेंट्स की बात करनी है वो है एक वायल होगा और एक वाटर होगा निश्चित रूप से। तो अगर ऐसा हुआ, हमने साबुन को उसमें डाल दिया, इमल्सिफाइंग एजेंट्स के रूप में हमने उस मिक्सचर में सूप डाल दिया, तो क्या होगा कि जो पोलर पार्ट्स हैं उससे वाटर बाइंड अप हो जाएंगे, RCOONA प्लस माइनस, इस पोलर पार्ट से वाटर मॉलिक्यूल्स आर बाउंड अप, इससे बंध जाएंगे। और जो आयल होगा इस नॉन पोलर पार्ट से आयल मॉलिक्यूल्स विल बी बाउंड अप। और देख लीजिए अब ये दोनों अलग अलग, ये जो आयल है और ये वाटर अलग नहीं रहे, उनको बांध के रखने वाला ये इमल्सिफाइंग एजेंट है। और आपको लगेगा कि ये जो मीडियम है उसमें डिस्पर्स फेज, अगर मान लीजिए आयल थोड़ा सा है तो आयल पूरे मीडियम पर डिस्पर्स्ड है, और ऐसा होगा तो बन जाएगा वो इमल्सन। तो इमल्सिफाइंग एजेंट का यह रोल होता है कि वो दोनों लिक्विड के बीच का जो एक सरफेस टेंशन है उसको घटाकर और दोनों को अपने दोनों एंड से बाइंड करके डिस्पर्स्ड करा देता है, और इस तरह से हमें एक इमल्सन मिल जाता है। टाइप्स ऑफ इमल्सन, टाइप्स ऑफ इमल्सन, इमल्सन का टाइप। मैंने शुरू में ही कहा आपको कि इमल्सन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और दो लिक्विड का मिक्सचर है ये। तो निश्चित रूप से हेट्रोजीनियस तभी बनेगा जब दोनों लिक्विड एक दूसरे में इमिसिबल हो, और इमिसिबल लिक्विड जो होते हैं वो वाटर होते हैं और आयल होते हैं। तो कह सकता हूँ कि टू इमिसिबल लिक्विड्स, two immiscible liquids form this type of mixture. And hence in an emulsion one component must be water and another component must be आयल। मतलब दो ही बातें हो सकती है, दोनों जो लिक्विड्स होंगे उसमें से एक वाटर होगा तो दूसरा आयल होगा, दोनों आयल नहीं हो सकता है, दोनों वाटर नहीं हो सकता है। तो यही बात हुई। तो उसके बेसिस पर दो तरह के इमल्सन होते हैं, वाइल इन वाटर टाइप, while in water type, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। तो इसका सीधा मतलब हुआ आयल जो है वो डीपी होगा और वाटर जो होगा वो डीएम होगा। आयल जो होगा वो माइनर कंपोनेंट होगा, माइनर कंपोनेंट, और वाटर जो होगा वो मेजर कंपोनेंट होगा, मेजर कंपोनेंट। शुरू में ही आपको बता चुका हूँ कि जो माइनर कंपोनेंट होता है उसको डीपी कहते हैं। इसका मतलब
dp जो है वो है वाइल और dm जो है वो है वाटर, तो इस तरह के इमल्सन को हम कहेंगे कि वो वाइल इन वाटर टाइप इमल्सन है। और इसका एक एग्जाम्पल है हमारे पास मिल्क, वाइल इन वाटर टाइप इमल्सन है। तो जिसमें वाइल मेजर कंपोनेंट होता है वो ज़्यादा होता है, मीडियम होता है वो वाटर मेजर कंपोनेंट होता है। दूसरी पॉसिबिलिटी है, दूसरे टाइप का जो इमल्सन होगा वो होगा वाटर इन वाइल टाइप इमल्सन, वाटर इन वाइल टाइप इमल्सन। वाटर इन वाइल टाइप इमल्सन। वाटर इन वाइल टाइप। तो इसके नाम से ही जाहिर है कि इसमें जो dp होगा माइनर कंपोनेंट वो वाटर होगा और जो मेजर कंपोनेंट होगा डिस्पर्सन मीडियम वो वाइल होगा। और इसके एग्जाम्पल्स बटर, चीज, हेयर क्रीम या कोल्ड क्रीम वगैरह जो होता है, कोल्ड क्रीम वगैरह, ये दो तरह के इमल्सन्स हुए। अब हमें पहचानना है कि अगर हमें कोई इमल्सन दिया हुआ है तो हम कैसे पहचानें, कैसे आइडेंटिफाई करें कि किस टाइप का इमल्सन है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन या टेस्ट ऑफ इमल्सन भी कह सकते हैं। इमल्सन को हम कैसे टेस्ट करेंगे यह भी कह सकते हैं। तो हमें टेस्ट क्या करना है कि वह जो इमल्सन है वो वाटर इन वाइल टाइप है कि वाइल इन वाटर टाइप है। तो इसके लिए दो तरह का टेस्ट होता है। पहला टेस्ट है, और भी टेस्ट कर सकते हैं, डाइल्यूशन टेस्ट। डाइल्यूशन टेस्ट, डाइल्यूशन टेस्ट का मतलब हुआ कि हम उसमें पानी मिलाएंगे, मतलब सॉल्वेंट मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे, कंपोनेंट मिलाएंगे। सॉल्वेंट है कि वो सॉल्यूट है हम नहीं जानते हैं, वो मीडियम है कि फेज है हम नहीं जानते हैं। तो हमें करना क्या है कि उसमें पानी मिलाना है। अगर पानी मिलाने से वॉल्यूम केवल बढ़ता जाए तो कहेंगे कि मीडियम जो है वाटर है और डिस्पर्सन मीडियम वाटर है, डिस्पर्स फेज जो है वो आयल है। तो हम ये कह सकते हैं इफ़ on adding excess water, on adding excess water, दो पॉसिबिलिटी होंगी। ओनली वॉल्यूम इंक्रीजेज, वॉल्यूम इंक्रीजेज। अगर केवल वॉल्यूम बढ़े तो इसका मतलब होगा कि डीएम जो है वो वाटर है। और अगर इफ टू लेयर्स सेपरेट्स आउट, टू लेयर्स सेपरेट आउट, अगर दो लेयर्स अलग हो गए, अगर दो लेयर्स अलग हो गए तो इसका मतलब है कि जो डिस्पर्सन मीडियम है वो आयल है। एक टेस्ट ये कर सकते हैं। दूसरा टेस्ट कर सकते हैं आप कलर टेस्ट। कलर टेस्ट, आप तो जानते हैं कि जो रंग होता है, रंग जिससे होली वगैरह में हम खेलते हैं रंग, वो रंग पानी में डिजॉल्व होता है और तेल में डिजॉल्व नहीं होता, ऑयल में डिजॉल्व नहीं होता है। तो हम थोड़ा सा एक चुटकी रंग उसमें डाल देंगे, कलर डाल देंगे। और जैसे ही कलर डालेंगे, अगर पूरा का पूरा बैकग्राउंड, लिख देता हूँ मैं, small amount of color, small amount of color is added to
द इमल्सन। इमल्सन में थोड़ा सा हमने कलर मिला दिया। अगर इंटायर बैकग्राउंड कलर हो जाए, इंटायर बैकग्राउंड बिकम्स कलर्ड, अगर पूरा का पूरा बैकग्राउंड कलर हो गया, इसका मतलब डीएम जो है वो वाटर है। और अगर इंटरमिनेंटली या कलर इज डिस्पर्स्ड, तब जो डीएम है वो वायल है। एक टेस्ट और भी हम कर सकते हैं, कंडक्टिविटी टेस्ट। कंडक्टिविटी टेस्ट, और ये कंडक्टिविटी टेस्ट जो है वो इस बात पे आधारित होगा, इस कंसेप्ट पे आधारित होगा कि जो प्योर वाटर होता है वह भी पार्शियली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तब अगर आप यह मान के चलेंगे कि वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, तब तो हमारा कंसेप्ट ही बिगड़ जाएगा। कंडक्टिविटी टेस्ट, हम ये मान के चलते हैं कि प्योर वाटर पार्शियली कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को पार्शियली कंडक्ट करता है। तो इस कंसेप्ट पर हम इसका टेस्ट करेंगे। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक बड़े से कंटेनर में इमल्सन है, तो हम एक एंड पर एक बिजली का तार वहाँ डालेंगे और दूसरे एंड पर हम अपना उंगली डालेंगे। अगर उंगली में उंगली नहीं डाली है, सपोज कि ये टेस्टर आपने डाला, तो हम चेक करना है कि वो कंडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर दूसरे एंड तक कंडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब है कि वाटर जो है वो मीडियम है, कंटिन्यूटी में है वो। और अगर कंडक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वायल जो है वो मीडियम है, इसलिए वायल कभी इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करेगा नहीं, ये तो निश्चित बात है। तो इसलिए हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा इमल्सन है। तो ये बात हुई, ये कहानी मैंने आपको सुना दी, ये इमल्सन की बात हुई। ये लेक्चर बड़ा लंबा हो रहा है, तो हम इसको यहीं विराम देंगे और एक फ्रेश टॉपिक में हम एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स पढ़ेंगे, जहाँ क्वार्टेल प्रेसिपिटेटर पढ़ेंगे, गाड़ी के साइलेंसर में क्या होता है, या बारिश कैसे होती है, बादल कैसे बनते हैं। बादल में कहा जाते कहावत है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, तो वो इसका क्या मतलब है। ये भी बड़ा साइंटिफिक बात है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग कहते थे, बड़े सयाने कह के गए कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। तो इसके पीछे भी बड़ा साइंटिफिक रीज़न है कि जो गरजता है वो बरसता नहीं है। इसको मैं यहाँ एकदम अक्षर से समझाऊँगा। यहाँ तक कि बड़े बुजुर्ग जब देखते थे बारिश होना, कि बारिश की बूंद गिर रही है और नीचे थोड़ा सा पानी लगा, अगर बुलबुला बबल बन रहा है, इसका मतलब जोरदार बारिश आने वाली है। तो इस सब का कारण क्या था, कैसे लोग समझ जाते थे कि ये इशारा कि बारिश होने वाली है, या जो बहुत गरज रहा तो बारिश नहीं होगी। इन सारी बातों पर से पर्दा उठ जाएगा जब हम इसको पढ़ेंगे, इसके एप्लीकेशन में, कि बादल कैसे बनते हैं। इवन कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि रसिया के आसमान में जाके और बादल पर केवल सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का छिड़काव कर देने से इतनी बारिश हुई कि 5-6 लाख लोग उसमें वहाँ के मर गए थे। इतनी बारिश हुई। तो आप आर्टिफिशियल रेनिंग की भी बात करते हैं। मध्य प्रदेश में जो अकाल पड़ा था, वहाँ भी कानपुर, IIT कानपुर के स्टूडेंट्स ने कुछ आर्टिफिशियल क्लाउड बना के आर्टिफिशियल रेन करा सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर के ऊपर छत पे बारिश करवा सकते हैं। तो ये सब भी टेक्नोलॉजी है, टेक्निक्स हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि इन सारे टेक्निक्स के पीछे रीज़न क्या है, कौन सा कंसेप्ट क्या है, थियरी क्या है। तो इसको समझेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, फ्रेश टॉपिक में। वो लेक्चर बहुत बड़ा नहीं होगा, आधे घंटा 35 मिनट का वो लेक्चर होगा, जिसमें हम एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। यहाँ अगर हम इस एप्लीकेशन को पढ़ाने लगे तो निश्चित रूप से वो कटौती करनी पड़ जाएगी, बहुत खुल के हम बात नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसको डील करेंगे। अभी
मैंने इमल्सन आपको कंप्लीट कर दिया है। बस यूँ कहिए कि वर्चुअली ये चैप्टर कंप्लीट होता है, हमें एप्लीकेशन पढ़ना है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। हाँ, एक रिक्वेस्ट है हमारे नए व्यूवर्स से कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे। फिर हमें आपसे हमारी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।